स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द विजन क्लासेस ऑल सब्जेक्ट में। आज हम लोग देखेंगे हिंदी का जो भी आपको कल चैप्टर बच गए थे उसको आज हम लोग पूरा देखेंगे। जैसा कि आपका गद्य खंड का जो ऑब्जेक्टिव बच गया था और काव्य खंड का जो ऑब्जेक्टिव है उसको आज हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए आप लोग अगर तैयार हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। सभी लोग का गुड इवनिंग रहेगा। चलिए आज का जो 10वां का जो हिंदी है उसको देखेंगे। जितने भी बच्चे अगर जुड़ रहे हैं तो उनको खबर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए चैनल का जो लिंक है उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग टाइम को ज़्यादा वेट न करेंगे, ऐसे भी हम लोग का टाइम ज़्यादा हो गया है, लगभग 7:30 बज गए हैं। जितने भी बच्चे हैं जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें इस वीडियो में। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन आपका पहला है कि आबनियो, जी हाँ, आबनियो कहाँ स्थित है। तो वह आप लोग जानते हैं कि आबनियो कहाँ में स्थित है। तो जल्दी से आप लोग इसका कमेंट कर करके इसका आंसर देंगे। आबनियो कहाँ है आप लोग जानते हैं कि वह जो आपका है वह फ्रांस में स्थित है, दक्षिण फ्रांस में स्थित है। आबनियो क्या है तो रोन नदी के किनारे बसा हुआ देश है। और यह जो चैप्टर है आप जानते हैं आबनियो, जिसका लेखक है अशोक वाजपेयी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण फ्रांस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखिए। रोन नदी कहाँ है। जी हाँ, दक्षिण फ्रांस में, याद रखिएगा। रोन नदी कहाँ है तो दक्षिण फ्रांस में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आबनियो के रचनाकार कौन है तो अशोक वाजपेयी किधर है तो यहाँ पर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विल्नव आबनियो का अर्थ क्या होता है तो आबनियो का नया गांव होता है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो रोन नदी के किनारे नया जो गांव बसा हुआ है। अगला प्रश्न है ला शात्रुजा क्या है। जी हाँ, ला शात्रुजा क्या है, जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करेंगे। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको इसका क्या कर देंगे, चैनल को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे वीडियो को, और जितने भी दोस्त यार हैं उनको सब्सक्राइब कराइएगा। हम लोग तेजी से चलेंगे। तो इसका जो क्या होगा तो ला शात्रुजा क्या है तो एक ईसाई मठ है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंद्रे वेंत्रा क्या है। जी हाँ, आंद्रे वेंत्रा क्या है, आंद्रे वेंत्रा जो है वह एक कवि है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नदी के किनारे भी नदी है, यह काव्य गद्य काव्य किसकी कृति है। तो ये नदी के किनारे नदी है वह जो आपका काव्य है अशोक वाजपेयी की है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जी, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है कुमार गंधर्व क्या है। जी हाँ, कुमार गंधर्व जो है वह क्या है, जल्दी से आप लोग इसका बताइएगा। तो कुमार गंधर्व क्या है तो शास्त्रीय गायक हैं जो आपको आबनियो में जो वहाँ फ्रांस में क्या हुआ था तो महाकाव्य महाभारत का जो वहाँ पर उद्घाटन था, तो ये आपका कुमार गंधर्व वहाँ गए थे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शहर अभी संभावना है, यह किसकी कृति है। जी हाँ, तो इसमें आपको कोई सोचने की बात ना होगी कि शहर अभी संभावना है तो उसकी किन की कृति है यह, तो यह है अशोक वाजपेयी की, ऑप्शन डी हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी ला शात्रुजा में कितने दिन रहे थे तो 19 दिन रहे थे, याद रखिएगा। ये आपका 19 दिन हो जाएंगे जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। इसका आंसर ये है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। इसका जो आप लोग जानते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था 1941 ईस्वी में हुआ था, 16 जनवरी को, ऑप्शन आपका सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था तो आप जानते हैं कि इनका जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुआ था, ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म आपका छत्तीसगढ़ में हुआ था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 में कुल कितनी रचनाएं लिखी थी तो याद रखिएगा आपका सही हो जाएगा। इनकी 27 गद्य थी और 35 जो आपका था तो आपका कविताएं थी, ऑप्शन आपका क्या हो जाएंगे तो डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी। 19 दिन में आपका जो लेखक है अशोक वाजपेयी हुआ 27 गद्य लिख दिए थे और 35 कविताएं लिखे थे ला शात्रुजा में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, क्या संगीत केंद्र है, कला केंद्र, नृत्य केंद्र या शयन मिशन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कला केंद्र है। जो आपका आविन्यो है वह क्या है, तो एक कला का केंद्र माना जाता है फ्रांस में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी बच्चे हैं देख रहे हैं सबको शेयर कर देंगे चैनल को और सब्सक्राइब भी कर देंगे। अब बगल वाला जो घंटी है आपका उसको दबा दीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आविन्यो दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन रहा है, क्या? तो हिंदू मठ है, ये आपका आविन्यो की बात कर रहा है, हिंदू मठ है, आपका मुस्लिम मठ है, या तो सिख मठान है, या तो ईसाई मठान है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ये फ्रांस का जो आविन्यो है वह क्या है, तो ईसाई मठ है, जो आपका ला शत्रुजा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका क्या जाएगा, डी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पिकासो, जी हाँ, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या है? जी हाँ, जल्दी से बताइएगा कि पिकासो का प्रसिद्ध रचना का जो आपका शीर्षक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ला मादामोज़ेले द आविन्यो। ऑप्शन आपका बी सही होगा जी। याद रखिएगा, गलती मत करके आइएगा एग्जाम में, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है इस बार कुछ डीपली आ रहे हैं, तो ताकि आप लोग मेहनत जबरदस्त करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को भी देखेंगे। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा क्या है? जल्दी से आप लोग बताएगा तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह आपका क्या होते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नदी के किनारे नदी है, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। आप लोग जानते हैं कि प्रतीक्षा करते हैं पत्थर वह किनकी रचना है, तो वह आपका अशोक वाजपेयी का था जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, इनमें से किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया था? जी हाँ, याद रखिएगा, इनमें से किनका जो आपका संपादन आपका अशोक वाजपेयी ने किए थे, तो यह किए थे पहचान की। ऑप्शन आपका डी सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी का पिता का नाम क्या था? तो आप जानते ही हैं कि इनका पिता का नाम क्या था, तो परमानंद वाजपेयी था। ऑप्शन आपका बी सही होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। आपका प्रश्न आपका क्या है, तो चैप्टर ही आ गया जी, मछली। आप लोग जानते हैं कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अब चलिए इसका मछली का जो लेखक है वह है विनोद कुमार शुक्ल। याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल हैं इनका जो लेखक। मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। ध्यान देखिए, आपका चैप्टर का जो आपका पहला क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी, अभी उसी में चल रहा है जी। चलिए अशोक वाजपेयी आपका अभी चैप्टर उसी का है। तो अशोक वाजपेयी फ्रेंच सरकार द्वारा अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार इनको मिला था? तो वह मिला था, आपको जानते हैं, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। याद रखिएगा, ये आपका फ्रेंच सरकार के द्वारा इनको दिया गया था। ऑप्शन ए सही होगा। अब चलिए मछली का जो पहला आपका क्वेश्चन है उसको देखिएगा। मछली शीर्षक कहानी के कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल किस कहानी संग्रह से ली गई है? यानी कि आपको बात कहा जा रहा है कि जो मछली है वह किस कहानी संग्रह से लिया गया है, तो वह महाविद्यालय से हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को भी देखेंगे। देखिए आपका प्रश्न आपका दूसरा है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी? जी हाँ, जल्दी से आप लोग बताइए कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी, तो वह आपको जानते ही हैं कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 3 मछली खरीदे थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न आपका क्या है, तो 3 है। परिवार के नौकर का क्या नाम था? जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि परिवार का नौकर का क्या नाम था, तो वह नाम था भग्गू। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 4 है, नरेन कौन था? जी हाँ, याद रखिएगा, नरेन कौन था, तो दीदी का प्रेमी था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बात याद रखिएगा कि नरेन कौन था, तो दीदी का प्रेमी था, जिसके कारण दीदी क्या हो रही थी, तो रो रही थी सिसक करके। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, मोहरा क्या है? तो मोहरा एक नदी है। ऑप्शन डी हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था? कहानीकार का छोटे भाई का नाम था संतु। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 7 है, किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता है? जल्दी से आपको बताना है। तो वह होंगे इनके जो माँ, लेखक के जो माँ होती है, उनको आपको मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता है। तो याद रखिएगा, घर में कौन मछली खाते थे? सिर्फ और सिर्फ पिताजी खाते थे और भग्गू। अब यहाँ देखिए बात करते हैं कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? तो वह कहा था पिताजी ने। किसको? तो नरेन को, दीदी के प्रेमी थे उसको कह रहा था। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है, संतू मछली लेकर क्यों भागा था? तो याद रखिएगा, मछली कुएं में डालने के लिए, याद रखिएगा, उसको से खेलता है फिर उसको डालता है, ऐसा उसका का था, सोच था। याद रखिएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, पिताजी ने किसको मारा था? जी हाँ, याद रखिएगा, पिताजी ने किसको मारा था? तो वह मारा था दीदी को। किसके लिए? तो वह प्रेमी के चलते। याद रखिएगा, आजकल के जो लड़कियां भी कमाल करती हैं। तो यहाँ देखिए आपका सही आंसर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ देखिएगा, भग्गू संतू के पीछे क्यों, भग्गू संतू के पीछे क्यों भागा था? पीछे पीछे क्यों भाग रहा था? तो संतू, क्योंकि वह मछली लेकर भाग गया था ना, तो मछली छीनने के लिए आपको भग्गू भाग रहा था। आपका सही आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। संतू को मारने के लिए, संतू को बुलाने के लिए, संतू के मछली छीनने के लिए, संतू को समझाने के लिए नहीं। इसका सही आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। मछली छीनने के लिए भग्गू भाग रहा था उसके पीछे पीछे। अब देखिए आपका प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? जी हाँ, याद रखिएगा, तो विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1 जनवरी। जी हाँ, 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन आपका बी सही होगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, तो यह राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। आपको याद रखना है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि लेखक निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? तो ये आपको यहाँ पर याद रखिएगा कि निराला सृजन पीठ में अतिथि के रूप में सलाहकार कब तक रहे थे? तो 1994 से 1996 तक रहे थे। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि शुक्ला जी, याद रखिएगा, शुक्ल जी की कहानी संग्रह है नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे, पैर पर कमरा। तो याद रखिएगा, कहानी संग्रह का नाम था पैर पर कमरा। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है कि लेखक को दयावंती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर आप जानते हैं तो जल्दी से आपको बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1997 में इनको दयावती कवि शेखर सम्मान मिला था। चलिए, ज्योति कुमारी हैं, हर्षवर्धन और निखिल कुमार, जल्दी से आप लोग शेयर भी कर देंगे, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, मरी हुई मछली की आंख में नजर नहीं आ रही थी। याद रखिएगा, आ रही थी, तो इसका तो परछाई। याद रखिएगा, तो ये याद रखना है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। प्रतिबिंब की बात करता है, परछाई की बात करता है। संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? तो आपको मकान के नीचे। याद रखना है, ऑप्शन आपका बी सही होगा। लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। याद रखना है, लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है हुआ है काव्य संग्रह। ऑप्शन आपका ए सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर रहे थे? तो जल्दी से आपको बताना है कि वह एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर रहे थे। याद रखना है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। ऑप्शन बी सही है। अब देखिए, आपका जो चैप्टर का नाम है वह है नौबत खाने में इबादत। उसका पहला क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? जी हाँ, याद रखना है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? तो आप लोग जानते हैं कि अमीरुद्दीन नाम था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, या तो कमरुद्दीन भी इनको बोला जाता है। ऑप्शन बी के साथ चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था? जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि परदादा का क्या नाम था इनका बिस्मिल्लाह खां का? तो सलार हुसैन। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए आपको दिख रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 3 है, बिस्मिल्लाह खां के मामा का क्या नाम था? तो इनका सादिक हुसैन और आपका अली बख्श था। ऑप्शन आपका सी दिख रहा है, सादिक हुसैन। तो आपका सही हो जाएगा सी।
अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के डुमराव में, याद रखना है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी याद रखिएगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है आपका, रसूलन बाई थी, जी हाँ याद रखना है, रसूलन बाई क्या थी? तो वह एक गायिका थी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हुआ देखेंगे, सुलोचना कौन थी? तो वह एक अभिनेत्री थी, ऑप्शन ए होगा जी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है? पक्का महाल क्या है? जी हाँ, पक्का महाल क्या है? तो यह है आपका काशी विश्वनाथ से लगा हुआ एक इलाका है जिसको हम पक्का महाल बोलते हैं। आपका हम नहीं, आपका बिस्मिल्लाह खां बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को भी देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 8 है कि बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? तो आप जानते ही हैं कि इनका जो निधन हुआ था वह 21 अगस्त 2006 ईस्वी को हुआ था और इनका जन्म हुआ था 1916 को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कुलसुम कौन थी? कुलसुम कौन थी? तो हलवाइन थी, याद रखना है। जिनको कहा था तो संगीतमय कचौड़ियाँ खाया करते थे बिस्मिल्लाह खां उनके पास जा करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम को हम ज़्यादा खपत नहीं करेंगे, हम ज़्यादा क्वेश्चन आज कराएंगे। तो यहाँ देखिए आपका ऑप्शन सी सही था। अब यहाँ देखिए, बिस्मिल्लाह खां के पिताजी का शहनाई बजाते थे। पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? याद रखना है। तो इनके पिताजी मंदिर में शहनाई बजाते थे। इनके नाना जी, इनके दादाजी भी का थे तो शहनाई बजाया करते थे। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, शाहनई की उपाधि किसे मिला? तो याद रखिएगा, शाहनई का उपाधि किनको मिला? तो यह शहनाई को मिला था, याद रखना। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये नहीं कि बिस्मिल्लाह खां मार दीजिएगा, नहीं, शहनाई मतलब कि बजाने वाला, फूंक कर बजाने वाला जो यंत्र थे उसमें क्या था? तो उसके राजा का जो पद था वह शहनाई दिया गया। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है? 12 है। बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का क्या नाम था? जी हाँ, बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का क्या नाम था? तो यहाँ पर आपको गलत दिया गया है। बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? तो इनके मामा जी का बड़े भाई का नाम हो जाएगा। तो यहाँ याद रखना है, ये आपको सादिक हुसैन, आपका इनके बड़े भाई का नाम है शमसुद्दीन, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था, इनके बड़े मामा का एक नाम था अली बख्श, याद रखिएगा। तो इनका सही आंसर बी हो जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। यतेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो 1977, जहाँ भी देखे वहाँ लगा देना है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा जी। 1977 अयोध्या में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। यतेंद्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या है? तो ए हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यतेंद्र मिश्र ने किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किया था? तो आप जानते हैं तो जल्दी से बताइएगा। तो वह सही हो जाएगा इसका साहित्य, याद रखिएगा, साहित्य आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग थोड़ा सा चैनल को शेयर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। आपका प्रश्न नंबर क्या है? तो 15 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 तो देख लिए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो वह होगा साहित्य, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी सही था। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? तो वह था मुहर्रम के दिन, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। जो इमाम हुसैन की यादों में इनका जो था मुहर्रम पर्व हुआ करता था, उसमें आपको शहनाई नहीं बजाया करते थे। ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है, उसको देखिएगा। बिस्मिल्लाह खां को किस चीज का बुखार था? याद रखिएगा, शहनाई बजाने का, ढोल बजाने का, गाना गाने का या फिल्म देखने का। तो इनका जो बुखार था वह था ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। गाना गाने का नहीं, इनका जो बुखार था वह था शहनाई बजाने का। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न उसको देखिएगा। यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है? तो यदा कदा किनकी है? तो यतेंद्र मिश्र का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन ए के साथ।
अब देखिए अगला प्रश्न है, वह देखिएगा बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितने मेहनताना मिलती थी? याद रखिएगा, तो इनको मेहनताना मिलता था 8 आना। ऑप्शन ए आपका बी सही हो जाएगा, 8 आना इनको मेहनताना मिलता था, जिससे आपको कहा था। तो आपका बिस्मिल्लाह खान थे, वह आपको संगीतमय कचौड़ियाँ भी खाते थे और सुलोचना का फिल्म भी देखते थे उतने पैसा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 20 है, यतेंद्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह इनमें से सभी आपको इनको सम्मान मिला था, याद रखना है ऑप्शन डी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे शहनाई वादक के रूप में, याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपका नहीं, चैप्टर ही आ गया शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति के जो लेखक हैं वह है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि महात्मा गांधी क्या थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो गुजरात के पोरबंदर में 1869 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए इसका आपका क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, याद रखिएगा एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, याद रखिएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो यहाँ पर सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लिए जो किसकी रचना है तो वह आपका क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी के आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। और हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? तो आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी थे, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। हरिजन के संपादक कौन थे? तो आप जानते ही हैं कि महात्मा गांधी हो जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है कि अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आप जानते ही हैं कि 2 अक्टूबर का है कि उनका जो जन्मदिन था, और अहिंसा जो परमो धर्मा के नाम से जानते थे वह गांधी जी थे। तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अहिंसा दिवस। अगला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? तो जल्दी से आप लोग बताइए कि भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? तो वह है भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य को ही क्या कहते हैं, भारतीय संस्कृति कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे संस्कृति भारत में निवास करती है, बहुत सारे संस्कृतियाँ यहाँ पर मिलती है। तो ऑप्शन डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सहायक होती है, जल्दी से आपको बताइएगा तो किसमें शिक्षा का सहायक होना चाहिए? तो इन सभी के विकास में, मतलब कि जितने भी आपका क्या हो जाएगा, शरीर के विकास में, आत्मा के विकास में, बुद्धि के विकास में। तो यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, इन सभी के विकास में। यहाँ पर आपका डी में होना चाहिए, तो यहाँ पर बी में ही दिया गया है। तो चलिए ये सभी का आपका विकास होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा शेक्सपियर। याद रखिएगा शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो आप जानते हैं शेक्सपियर जो है वह अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, याद रखिएगा। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न उसको देखिए। प्रश्न नंबर आपका 8 है कि टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार हैं? तो आप जानते हैं कि टॉलस्टॉय जो हैं वह रूस के साहित्यकार हैं, ऑप्शन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 9 है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो इसमें पूछने की बात नहीं होगी, आप लोग भी जानते हैं कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक जो हैं वह आपका महात्मा गांधी हैं, ऑप्शन ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 10 है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो जल्दी से आप लोग बताइए कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? आप जानते हैं कि पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो यहाँ पर आपका गुजरात नहीं दिया गया है, नहीं पोरबंदर दिया गया है, गुजरात तो है ही जी, यहाँ पर है ही, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यंग इंडिया क्या है? जी हाँ, यंग इंडिया क्या है जल्दी से आपको बताना है। तो वह एक पत्रिका है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए होगा। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किए थे, तो ऑप्शन आपका ए के साथ चल रहे हैं हम लोग। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? तो आप जानते ही हैं कि वह क्या थे, तो कविता लिखा करते थे और नाटककार भी थे। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की
तालीम देने की भरसक कोशिश की है। तो याद रखिएगा, तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इनका सही आंसर अहिंसक हो जाएगा। मतलब कि अहिंसा के मार्ग पर चलने की बात कही है। जो आपका नए युवा जो लोग हैं, आज के युवा पीढ़ी, उनके बारे में बात करते हैं कि अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। ऑप्शन बी के साथ चलेंगे भी। तो गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे, तो आप जानते हैं कि उस समय का वकालत का था, तो लंदन फेमस था। ऑप्शन सी हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी जी अफ्रीका में कब से कब तक रहे, तो याद रखिएगा इनका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ये 1893 से 1914 ईस्वी तक वह अफ्रीका में रहे थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके देखेंगे कि गांधी जी के 2 हथियार थे, तो वह कौन थे 2 हथियार, तो आप जानते ही हैं कि आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अहिंसा और सत्याग्रह। या आंदोलन करते थे और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा हस्तकला हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है कि उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो उदात्त का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह श्रेष्ठ होता है। ऑप्शन आपका ए सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है गांधी जी का निधन कब हुआ था, आप जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 को हुआ था, 1948। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 21 है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। जी हाँ, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो वह दिए थे आप जानते ही हैं कि आपका रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिए थे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न नहीं, आपका अगला चैप्टर है वह है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसका जो लेखक हैं वह गुरु नानक हैं। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं आप लोग का कमेंट क्या चल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। इसका जो सही क्वेश्चन का जो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था, तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम था, तो आप जानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब था। इनका सही आंसर जो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को भी देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है, तो 3 है कि आशा दीवार, याद रखिएगा आसदी दीवार लिखल है, आशा दीवार इसका लिखा हुआ सही होगा। तो आशा दीवार किसकी रचना है, तो वह आप जानते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी गुरु नानक की। ऑप्शन डी के साथ चलेंगे जी। याद रखना आशा दीवार जपूजी ये सब का था, तो इनकी रचना थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 4 है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप जानते हैं कि आपका इसका सही आंसर हो जाएगा कि नानकाना साहब। याद रखिएगा जो लाहौर में पड़ता है। ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। रहीरास किसकी कृति है, तो इसमें पूछने की बात नहीं होगा कि गुरु नानक ही हम लोग मारेंगे। चलिए रहीरास जपूजी सोहिला ये सब इनकी रचना थी। ऑप्शन ए के साथ चल रहे हैं जी। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक किस भक्ति का धारा के कवि थे, तो याद रखिएगा यह जो कवि थे वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। गुरु नानक निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। याद रखिएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़िएगा। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो यह हुआ था 1469 ईस्वी में। याद रखिएगा तलवंडी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो लीजिए आ ही गया कि तलवंडी लाहौर में जो अब पाकिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। प्रश्न है गुरु नानक के पिताजी का क्या नाम था, तो याद रखिएगा गुरु नानक का पिताजी का नाम था कालू चंद खत्री। ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। याद रखिएगा कालू चंद खत्री था इनका पिताजी का नाम। इनका पत्नी का नाम सुलक्षणी था जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। गुरु नानक के माता जी का क्या नाम था, जी हाँ गुरु नानक के माता जी का क्या नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक का माता जी का नाम था वह था तृप्ता। याद रखिएगा ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुलक्षणी कौन थी, जी हाँ आ गई क्वेश्चन कि सुलक्षणी कौन थी, तो गुरु नानक जी की पत्नी थी। ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। ऑप्शन डी आपका सही होगा।
अगला प्रश्न है उसको देखेंगे, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? याद रखिएगा गुरु नानक का जो पद है वह किस भाषा में रचित है? तो पंजाबी मिश्रित भाषा में रचित है। ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन सी सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें, गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? तो नानकाना साहब कहते हैं। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, याद रखिएगा ऑप्शन ए सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 14 है कि नानकाना साहब यहाँ होगा, याद रखिएगा नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है? तो वह पाकिस्तान में अवस्थित है, याद रखिएगा ऑप्शन बी सही होगा जी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को भी देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 15 कि गुरु नानक की रचना है तो सोहिला जपूसी आशा दीवार अभी हम बतलाए थे, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा इनका सभी जो आपका रचनाएं गुरु नानक की है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 16 है, गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? तो याद रखिएगा गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? तो स्त्रियों को सम्मान ज्यादा दिए थे गुरु नानक ने, याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि कौन पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज उठाई थी? तो याद रखना है इसमें सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक, ऑप्शन आपका डी के साथ चलेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे, जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? तो इसमें पूछने की क्या बात है, आपका ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन बी होगा गुरु नानक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है आपका कि गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबीरदास से इनका कथन मिलती है, ऑप्शन आपका ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्या कि गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? तो यह जो इनका मृत्यु हुआ था 1539 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं जी। अगला प्रश्न है उसको देखिए, प्रश्न नंबर आपका 21 है, सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया था? तो इसमें पूछने की कोई बात नहीं है, इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गुरु नानक, ऑप्शन ए के साथ चल रहे हैं। बहुत बढ़िया, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, कंचन ज्योति शिवानी, चलिए तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ए, गुरु नानक ने। अब देखिए आपका चैप्टर आपका सेकंड आ गया है जिसका नाम है प्रेम आईनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर बारो। इसका जो आपका लेखक है वह है रस खान, याद रखिएगा। चलिए आपको इसका क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सी कृति रस खान की नहीं है? तो याद रखिएगा इनका जो कृति है वह नहीं है, तो प्रेम फुलवारी इनका कृति नहीं है। प्रेम वाटिका, अष्टधाम, ये सुजान रस खान इनकी कृतियां है, यह नहीं है, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू बारी? यह जो कहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहे थे, ये आपका रस खान के लिए कहे थे कि एक मुसलमान पर कहे तो 1 करोड़ जो आपका हिंदू निछावर कर सकते हैं इनकी भक्ति को देख करके, ऑप्शन आपका बी सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, मनमानिक में कौन सा अलंकार लगल है? तो याद रखिएगा इसका जो सही अलंकार है वह है रूपक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है रस खान को किसने दीक्षा दी थी? तो यह जो दिए थे दीक्षा, इनका सही आंसर होगा गोस्वामी विठल नाथ ने दिए थे, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी सही होगा, इनको भूलिएगा मत। अगला प्रश्न है कि रस खान किस काल के कवि हैं? जी हाँ, याद रखिएगा रस खान जो किस काल के कवि हैं तो वह भक्ति काल के कवि हैं, ऑप्शन आपका सी नहीं डी सही होगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी सही होगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर कर दो ताकि आपका बच्चे जुट जाए। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपका सही था। आप देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपका रस खान का जन्म कब हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1533। तो याद रखिएगा इनका कोई आपका कहा है तो निश्चय नहीं है कि 1533 में हुआ था, तो ये आपका इनका एक ग्रंथ था जिसका नाम था प्रेम वाटिका, उसके अनुसार कहा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनका देख लेते हैं ऑप्शन आपका 1533 बोला जा रहा है। अगला प्रश्न है इसका सही जो देखेंगे, 252 वैष्णव की वार्ता के आधार पर रस खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप जानते ही हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था आपका दिल्ली में, जो पठान राजवंश में इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं जी। इनका सही आंसर आपका डी होगा।
अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेम मायनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? तो याद रखिएगा इनमें 4 दोहे संकलित है। ऑप्शन डी सी होगा, याद रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे। करके कुंजन ऊपर बारों के अंतर्गत कितने सवैये संकलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, याद रखना है। ऑप्शन आपका ए सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न आपका क्या है? तो दान लीला में कितने छंद संकलित है? तो दान लीला में आपका क्या है? तो 11 छंद संकलित है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देख लिए। अब 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है राधा कृष्ण के संवाद को किस पद संबंध में संकलित किया गया है? तो याद रखना है इसका सही आंसर होगा दान लीला में, याद रखिएगा। प्रेम दान लीला जो होता है वह उसमें आपको संकलित किया गया है राधा और कृष्ण की वार्ता या संवाद को। मालिनी माली किसे कहा? तो राधा और कृष्ण को, याद रखिएगा राधा और कृष्ण की मन को। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा? तो यह जो हो जाएगा वह हो जाएगा श्री कृष्ण को कहा था चित्तचोर। मानक जो आपको कहते तो यह मानिक मन मालिक को चुला देते हैं चित्तचोर यानी माखन चोर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं, याद रखिएगा। तो कैसे हैं? तो यह है जातीय आपका लोकप्रिय कवि हैं। ऑप्शन डी होगा सही। अब देखिए स्वामी विठल नाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी थी? तो याद रखना पुष्टि मार्ग में इनका दीक्षा मिला था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल रफदार रीसू रफ्तार चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या रीसू रफ्तार किसको बोलो कर रहा है जी? पढ़ना लिखना घंट है, तुम लोग बस जिंदगी झंड करके रखे हुए हो। चलिए पढ़ना तो है नहीं आप लोग का। अब यहाँ देखिए अपने काम से काम रखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सही वह हो जाएगा पुष्टि मार्ग, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रसखान ने कृष्ण का लीला गान किसमें किया है? तो याद रखना है इसका सही आंसर होगा सवैये में किया है। ऑप्शन ए सही है। अब देखिए अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? तो याद रखिएगा आधुनिक काल के साहित्यकार हैं वह भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, याद रखना है। ऑप्शन आपका डी सही होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इसका सही आंसर प्रेम वरण का अर्थ क्या है? तो प्रेम वरण का अर्थ सही अर्थ है प्रेम में रंग मरा, याद रखिएगा। जो आपका प्रेम के रंग में मरा यानी कि उनके प्रेम के चलते आपको कहा है तो उसमें लीन हो गए, भक्ति में लीन हो गए थे रसखान। तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी। माली मालिनी कौन सा समास है? याद रखिएगा तो यह द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या है? तो डी सही होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है? तो 20 है। डॉक्टर विजयेंद्र के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई थी? तो वह हुई थी 1618 ईस्वी में, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू बारी किस कवि के लिए कहा गया था? तो वह रसखान के लिए कहा गया था। ऑप्शन आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न है अगला चैप्टर है। चलिए बुआ देखना है तो बढ़िया से देखिए। आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है लेकिन आप लोग समझते नहीं है ना। पढ़ लिख लो उसके बाद आपको जो करना है करते रहना। यहाँ देखिए आपका चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। घनानंद, जी हाँ, घन जोड़ आनंद। घनानंद किस काल के कवि हैं? तो आप जानते हैं कि घनानंद जो कवि हैं वह रीति काल के कवि हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। सुजान रसखान, याद रखिएगा सुजान सागर जो है किसकी कृति है? तो वह आप जानते हैं कि आपका सही आंसर घनानंद हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि घनानंद को कहा जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी सही होगा जी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं।
अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। अब देखो बुआ, देखो कमेंट में कोई बातचीत नहीं करेगा, पहले कहते नहीं तो हम ब्लॉक कर देंगे। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका क्या है, तो 4 कि लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग के वैचित्र्य के कवि कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, घनानंद। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 5 है, रीति मुक्त काव्य धारा के सिमौर कवि किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है सिमौर कवि, वह है घनानंद। ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, इसका सही आंसर बी होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो वह है ब्रज भाषा के। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है, तो 7 की ओर चलेंगे। आपका 7 नंबर प्रश्न है कि घनानंद किससे प्रेम करते थे? तो आप जानते हैं कि सुगजान से करते थे, जो यह एक नर्तकी थी। ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है, घनानंद प्रेम के कवि हैं, तो प्रेम के पीर के कवि हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या काम करते थे? तो यह मीर मुंशी का काम करते थे। ऑप्शन आपका बी सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 10 है, परहित के लिए देह कौन धारण करता है? तो वह धारण जो करता है वह बादल धारण करता है। यहाँ पर बारिश भी देगा, वर्षा की बात कही जाएगी, तो वर्षा भी आप लोग मार दीजिएगा, आपका भी बादल है तो बादल मारेंगे। आगे देखिएगा, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहता है? याद रखिएगा, कवि जो है अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहता है? तो वह सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वह हो जाएगा ए, सुजान के आंगन में जाके बरस जाने की बात करता है। यह आपका कौन थे? तो घनानंद बोलते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना इसका किसका कथन है? तो वह घनानंद का कथन है। निस्वार्थ से यानी कि आपको बिना स्वार्थ, बिना लोभ, बिना मोह के आपका क्या कर जाना है? तो अपने आप को समर्पित कर देना ही आपका क्या कहलाता है? तो आपका निस्वार्थ कहलाता है। यहाँ पर देखिए निश्चल होकर की बात कही जा रही है, तो इसका सही जो आपका है वह कथन किसका है? तो वह आपका है घनानंद का। याद रखिएगा, ऑप्शन बी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। याद रखिएगा, तो घनानंद की महत्वपूर्ण रचना कौन है? तो सुजान सागर है। ऑप्शन आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि घनानंद ग्रंथावली का संपादन किया था। याद रखिएगा, तो कौन किया था? तो वह किया था विश्वनाथ मिश्र ने। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी होगा। अब देखिए घनानंद की कृति का आधार क्या है? तो आप जानते ही हैं कि घनानंद कृति का आधार है सुजान हित और का है तो घनानंद कवित। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, दोनों। अब यहाँ देखिए कि मोह आंसू ले बरसों में किसकी बात कही गई है? तो यह याद रखिएगा, प्रेम वेदना हो जाएगा कि मेरे आंसू का है तो वेदना को समझो। और यहाँ पर मोह आंसू ले बरसों, तो यहाँ पर प्रेम का वेदना का नहीं है, यहाँ पर विरह वेदना होगा। अलग हो गए थे उस टाइम आपका कौन? तो घनानंद। ऑप्शन आपका बी सही होगा। यहाँ देखिए आपका सही क्या है, जो क्वेश्चन देखेंगे, घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होना चाहिए? तो घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग सीधा और सरल होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ए हो जाएगा। अगर छल कपट करोगे तो उसका मार्ग कभी भी अच्छा नहीं होता है। वहाँ पर एक से दूसरी आंख नहीं, आपको एक से दूसरा बराबर आपको ज़्यादा मिल ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर ये था। अब यहाँ देखिए 18 नंबर प्रश्न है, कौन प्रेम कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, कौन प्रेम कर सकते हैं? तो निश्चल और निष्कपट, मतलब कि जो आपको कोई उसमें भेदभाव या तो उसमें कोई घृणा न हो और इसमें कोई क्या हो तो माथा पेची करने का मतलब कोई षड्यंत्र न हो, तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है? तो प्रेम कर सकता है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा जी। अब यहाँ देखिए घनानंद किनके द्वारा मारे गए थे? तो याद रखिएगा, तो इनका सही आंसर हो जाएगा नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा इनको मारा गया था गला रेत करके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो आप जानते हैं कि इनका मृत्यु जो हुआ था वह हुआ था 1739, यानी कि ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न क्या है, घनानंद जीवनादायक हौ कछु मोरो पीर हिये परसों में किस कवि का नाम आता है? तो आप जानते हैं कि घनानंद का नाम आ रहा है यहाँ पर, ऑप्शन बी। अब देखिए आपका चैप्टर का नाम है स्वदेशी, याद रखिएगा स्वदेशी आपका चैप्टर का नाम है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपका पहला क्वेश्चन है स्वदेशी का, हुआ है कि प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? तो याद रखिएगा यह जो साहित्यकार थे वह भारतेंदु युग के साहित्यकार थे, ऑप्शन सी सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 2 है, जीर्ण जनपद किसकी कृति है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह श्रीधर पाठक की है, इसमें है ही नहीं। तो ये ऑप्शन ए जो आपका जिन प्रदर जो है वह प्रेमघन की है, ऑप्शन आपका प्रेमघन मार लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्रेमघन की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? तो याद रखिएगा यह जो छंद है वह दोहा के रूप में लिखा गया है। आप लोग भी बुक में देखे होंगे कि यह दोहा के रूप में लिखा गया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इनमें कौन नाटकीय कृति है? याद रखिएगा मानसरोवर, विपथा, या तो मृगनयनी या भारत सौभाग्य। तो इसका सही आंसर होगा जो आपका नाटकीय कृति है वह है आपका भारत सौभाग्य, ऑप्शन डी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? याद रखिएगा इसका विदेशी का कहने का मतलब क्या तात्पर्य है? तो वह ब्रिटेन से है, याद रखना है। विदेशी जो इंग्लैंड वाले लोग थे जो हम पर क्या किए थे, तो अत्याचार किए थे और मुझे गुलाम यानी कि मेरे भारत देश को क्या कर दिए थे, तो गुलाम बना लिए। तो उनकी जो हम लोग का जो वृत्तियाँ थी, उनकी जो सोच है, विचार है, उनकी रहन सहन हम पर हावी हो गई है। आज हम लोग क्या है, तो हम लोग विदेशी जो आपको अंग्रेजी बोलने पर का है तो उत्साहित हो जाते हैं, हिंदी हम लोग नहीं बोलते हैं। तो ये बात करते हैं, भारत की बात करते हैं कि भारतीय वस्तु को सुन करके हम लोग घिना जाते हैं, लेकिन विदेशी वस्तु को का है तो हम लोग देख करके हौसलाहित हो जाते हैं, खुशी के मारे झूम उठते हैं। तो यहाँ विदेशी का मतलब आपका ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमघन ने किस समाज की रचना की थी? तो आप जानते हैं कि रसिक समाज की स्थापना की थी, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं कि मिर्जापुर में हुआ था, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आपका प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? तो वह आप जानते हैं कि 1855 में हुआ था मिर्जापुर में, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, स्वदेशी के लेखक कौन है? तो प्रेमघन, याद रखिएगा इनका पूरा नाम था बद्री नारायण चौधरी। तो यहाँ आपका सही आंसर बी हो जाएगा प्रेमघन। अब यहाँ देखिए आपका प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था? तो वह था आपको जानते ही है कि नागरी नीरद, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है, प्रेमघन की प्रसिद्धि नाटकीय कौन सी है? तो आप जानते ही हैं, अभी हम लोग देखे थे, तो इसका सही आंसर होगा कि पराग समागमन, ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखिए, प्रेमघन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो आप जानते ही हैं कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा साप्ताहिक, एक मासिक था साप्ताहिक आपका नागरी नीरद। मासिक जो आपका है, मासिक जो है वह हो जाएगा आनंद कदामनी, ऑप्शन आपका क्या है तो सी होगा, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है, प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की है? तो आप जानते ही हैं कि कौन सी भाषा में, तो ब्रज भाषा में, ऑप्शन ए सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 14 है, पराधीन भारत में चारों वर्गों में किसकी चाह थी? तो इसका जो चाह थी वह दास वृत्ति की चाह थी, नौकर की बात करते हैं तो हम लोग जितने भी चापलूस लोग होते हैं एक आते हैं तो दास वृत्ति की चाह रखते हैं चारों दिशा में भारत में, ये बात करते हैं आपका प्रेमघन। अगला प्रश्न है कि प्रेमघन की काव्य कृति है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह इनमें से सभी होगा, इनका सभी कृतियां थी, ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अब्र नाम से इन्हें किस भाषा में कविता की रचना की है? अब्र भाषा की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्दू, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे।
अगला प्रश्न है कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा है। तो आप जानते हैं कि इसका सही आंसर होगा विदेशी चाल चलन भी, वेशभूषा भी और रहन सहन सब कुछ अच्छा लगने लगा है भारत वाले को। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि समाज की किस वर्ग की आलोचना करता है। तो याद रखिएगा, तो इसका सही आंसर होगा सुविधा भोगी की रचना जो बात करता है वह क्या होगा, तो इसकी आलोचना करता है कि हम लोग सुविधा देखते हैं और वह क्या है तो अपनी भारतीयता को लेस कर दिए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 1874 ईस्वी में किस समाज की स्थापना की थी। तो वह हो जाएगा रसिक समाज। ऑप्शन आपका सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 20 है प्रेमघन की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका सही आंसर 1922 हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। अब देखिए आपका चैप्टर का नाम है भारत माता। याद रखिएगा भारत माता। भारत माता के लेखक कौन है आप लोग जानते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत। जी हाँ, भारत माता का जो लेखक है सुमित्रा नंदन पंत है। और सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किस युग के कवि हैं। तो वह छायावाद युग के कवि है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। याद रखना है, जो सुमित्रा नंदन पंत है वह छायावाद के कवि हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो वह मिला था चितमरा पर। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। इसका सही आंसर चितमरा होगा जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न उसको देखिएगा। भारत माता शीर्षक प्रकृत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है। तो याद रखिएगा इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह होगा ग्राम्या। ऑप्शन आपका सही होगा ग्राम्या। आपको क्वेश्चन भी आता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन छपा हुआ है। ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है। तो यह जो प्रभाव है वह है यथार्थवाद का। ऑप्शन आपका ए सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो वह आपको कहा जाता है पंत जी को, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका क्या है। तो 6 भारत माता के संबंध में क्या सही है। तो याद रखिएगा भारत माता के संबंध में जो है ग्राम वासनी बन करके आपके घरों में निवास करते हैं, अपने घरों में निवास करते हैं। ऑप्शन आपका सी सही है। अब चलिए आपका क्या है। तो सर बिंदु हासनी कौन है। तो आप जानते हैं कि भारत माता की बात कही जा रही है। ऑप्शन आपका डी सही होगा। अब देखिए गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपका भारत माता की बात कही जा रही है गीता प्रकाशनी के रूप में। ऑप्शन आपका डी सही होगा। कि पंत का जन्म कब हुआ था, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए सही है। पंत का जन्म कहाँ हुआ था। तो वह आपका सही आंसर जो होगा अल्मोड़ा, अभी हम बतलाए थे। ऑप्शन आपका बी सही है। अगला प्रश्न है कि पंत ने महाकाव्य लिखा था। तो कौन सा महाकाव्य लिखा था। तो वह लोकायतन लिखे थे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। तो सी सही होगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पंत के पिता का क्या नाम था। आप जानते हैं कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो गंगादत्त पंत। ऑप्शन आपका डी सही होगा जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर आपका क्या 13 है कि इनके माता का क्या नाम था। याद रखिएगा इनके माता का क्या नाम था। जल्दी से आप लोग बताइएगा। थोड़ा सा मैं आता हूं। चलिए इनके माता का क्या नाम था, जल्दी से आप लोग बताइए। इनके माता का नाम था सरस्वती देवी। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 14 है कि पंत ने 1916 में
किस शीर्षक की कविता लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरजे, गिरजे का घंटा, याद रखिएगा ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया था? भारत माता के दो आंखों के रूप में आपका क्या किया है? तो इनका संपादित किया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। तरुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों को कैसा चित्रण किया है? तो आप जानते हैं कि इसका सही आंसर होगा दीनता यानी गरीबी के रूप में किया है, ऑप्शन आपका ए सही है। शरदेंदु का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरद ऋतु का चंद्रमा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्रदन का अर्थ क्या होता है? क्रदन का अर्थ होता है रोना, याद रखिएगा क्रदन का अर्थ क्या होता है? तो रोना होता है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए सही होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि तप संयम कौन सा समास? तो तप संयम जो समास है वह द्वंद्व समास है, याद रखिएगा आपका सही आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है देखिएगा पंत की मृत्यु कब हुई थी? तो आप जानते हैं कि पंत जी का मृत्यु हुआ था 29 दिसंबर 1977 को हुआ था, याद रखना है। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा? तो भारत माता को कहे थे, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला जो चैप्टर है उसको देखेंगे भारत आपका जनतंत्र का जन्म, याद रखिएगा आप लोग शेयर कर दीजिए दबा के, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है इनके बारे में जानेंगे। तो जनतंत्र के लेखक का जो है वह है आपका जनतंत्र के जन्म के लेखक हैं वह है रामधारी सिंह दिनकर, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिएगा रामधारी सिंह दिनकर, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि उर्वशी किसकी कृति है? तो आपका रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन आपका बी सही होगा दिनकर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो याद रखिएगा इनका सही आंसर जो हो जाएगा ये संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था, और उर्वशी पर इनको क्या मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखना है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको प्राप्त हुआ था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कहाँ मिला, कब मिला था? तो किस पर मिला था? तो इसका सही आंसर अभी बतलाए हैं, उर्वशी पर मिला था, याद रखिएगा ऑप्शन बी। दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति यानी कि कुलपति या उप कुलपति बन गए थे? तो याद रखना है इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर विश्वविद्यालय में, तो ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए कहा था? तो यह कहे थे पड़ोसी की बच्चे बच्चे के लिए नहीं, आपका क्या जाएगा? तो इसका सही आंसर जनता के लिए किए थे, याद रखना है। मानो फूल जिसे उतार सजा लो दोनों में, है ना। तो यहाँ पर दूध मोही जिसको बहलाने के लिए 4 खिलौने दे दो तो वह बहल जाती है, यानी कि जनता की बात करते हैं, ऑप्शन सी होगा। राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि किसे देवता कहता है? तो आप जानते हैं किसान मजदूर का हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा जी। जनतंत्र का जन्म कवि कौन है? तो याद रखिएगा तो इसका कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है दिनकर का जन्म कब हुआ? तो आप जानते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, इनका सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय करना है, यहाँ पर है, याद रखिएगा ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो याद रखिएगा इनके जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह गाँव में हुआ था, गाँव के माँ से हुआ था, गाँव से हुआ था, गाँव में हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ पर आपका कहा तो सही आंसर हो जाएगा जी। दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है? याद रखना है, तो इसमें आपका क्या होगा? रश्मि रथी में आपको कर्ण को नायक बनाया गया है, ऑप्शन आपका बी सही होगा। आप लोग का कमेंट देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए प्रदीप कुमार हैं, प्रदीप यादव हैं, शिवानी कुमारी, हर्षवर्धन, चलिए बहुत बढ़िया।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर आपका तो बता दिए। अब देखिए अगला प्रश्न है, मिट्टी की ओर कैसी कृति है? याद रखिएगा, मिट्टी की ओर कैसी कृति है? तो वह कृति है गध कृति है, याद रखना, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति रेणुका है या रसवंती है, कुरुक्षेत्र है या इनमें से सभी है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है वह इनमें से सभी है, ऑप्शन आपका डी होगा। दिनकर की गद्य कृति है, जी हाँ, दिनकर की गद्य कृति कौन है? तो इनमें से सभी है, याद रखना, गद्य कविताएं जो इनका गद्य कृति है, गद्य लिखे थे, गद्यांश लिखे थे, वो सभी है, इसमें याद रखना है, ऑप्शन डी। अब यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं, इन्हें किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अभी हम लोग जानते थे कि संस्कृत के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, याद रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की थी? तो याद रखना, आप जानते हैं कि यह किए थे बीए ऑनर्स, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि दिनकर किस कॉलेज के हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में रहे थे? तो इनका सही आंसर हो जाएगा, वो लट्टन सिंह कॉलेज भागलपुर में रहे थे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। तो आप जानते हैं कि इनको जो सम्मानित किया गया था वह पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आपका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, इनको सम्मान मिला था जो जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है कि किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है? जी हाँ, किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है? तो आप जानते हैं कि यह जो सिंहासन खाली करने की बात कही गई है तो राजतंत्र को और सामंतवाद को, यानी कि जो राजा का जो आपको क्या करते थे, जो तानाशाह थे, उनको सिंहासन खाली करने की बात कही गई है, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, दिनकर जी का निधन कब हुआ? आप जानते हैं कि दिनकर जी का निधन कब हुआ था? तो हुआ था 24 अप्रैल 1974 को, ऑप्शन आपका डी सही होगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राजतंत्र जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे, ऑप्शन बी होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नहीं, आपका अगला चैप्टर है जिसका नाम है हिरोशिमा। जी हाँ, हिरोशिमा, सोनी यादव, ज्योति प्रदीप, हर्षवर्धन, गौरव कुमार। चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, हिरोशिमा को देखते हैं। हिरोशिमा क्या है? तो आगे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो याद रखिए, हिरोशिमा के जो लेखक है वह आगे है, इनका पूरा नाम जो है वह है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे, याद रखिएगा, और इनको शॉर्ट में साहिबा आगे के नाम से जानते हैं, नहीं तो आगे के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो वह हुआ था पंजाब में, ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सी कृति आगे की नहीं है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा डी, मिलियन यामिनी, याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही होगा, मिलन यामिनी इनका कृति नहीं थी। अगला प्रश्न उसको देखिएगा, उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है? याद रखिएगा, उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है आपको बताना है। जल्दी से आप लोग बताइए कि उत्तर प्रियदर्शी किसकी रचना है। चलिए, तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है, क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि नाटक है, याद रखिएगा। जो आपका उत्तर प्रियदर्शी है वह कैसी विद्या है? तो वह नाटक है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखें, हिरोशिमा किस देश में है? तो वह जापान में है, ऑप्शन सी हो जाएगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे, हिरोशिमा शीर्षक कविता के सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो यह आप जानते हैं कि अणुबम था आपको जो अमेरिका के द्वारा गिराया गया था, ऑप्शन आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न है, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, इसमें कौन सा अलंकार लगल है? तो याद रखो महू कि यह विरोधाभास और विभावना का जो अलंकार लगा गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जितने भी बच्चे हैं देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसका सही आंसर तो बी था। अब यहाँ देखिए, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला था? तो नगर के चौक पर निकला था, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगला देखिएगा, आगे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा है? तो याद रखिएगा, कौन सा वाद? तो ऑप्शन हो जाएगा प्रयोगवाद, याद रखना है, आपका ऑप्शन सी के साथ चलेंगे।
अगला प्रश्न है कौन सी कृति आगे की है, याद रखना है। तो इनका जो सही हो जाएगा आंसर हुआ अरे यावर रहेगा याद। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आगे का जन्म कब हुआ था। तो यह हुआ था 7 मार्च 1911 को, याद रखना, करतारपुर पंजाब, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी आगे की प्रसिद्ध है, क्या है, निबंध है, उपन्यास है, या तो कहानी संग्रह, या तो नाटक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपन्यास, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आगे के संपादन किया था। तो याद रखना है आगे का जो संपादन था वह था ऑप्शन आपका क्या है, तो रूपांबरा पुष्करणी तार सप्तक। तो इसमें सभी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम किसने गिराया था। तो आपको अभी हमने बतलाया कि किसने गिराया था, तो वह हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे आगे ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की थी। तो आप जानते हैं कि जो अपनी शिक्षा जो ग्रहण किए थे वह आपको जानते हैं कि एमए तक किए थे अंग्रेजी विषय में। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जी, या सी हो जाएगा, एमए किए थे। तो यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन है कि आगे का पूरा नाम क्या है। तो सच्चिदानंद हीरानंद बासायन आगे। तो यहाँ देखिए आपका सही आंसर यहाँ पर इस बी मिल रहा है, सच्चिदानंद हीरानंद बासायन आगे। हाँ याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आगे के पिता का नाम क्या था। तो हीरानंद शास्त्री था, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि आगे की पिता का नाम माता का नाम क्या था। तो इनका सही आंसर बेयंती देवी होगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे आगे की निबंध कृति है। तो याद रखिएगा आगे की निबंध कृति कौन सी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। ये आपका एक ऑप्शन इसमें गायब है, याद रखिएगा। तो ये भवंती और अंतरा दोनों है, तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आगे का काव्य संग्रह है। जी हाँ, आगे का काव्य संग्रह है, जल्दी से आपको बताना है, बाकी बच्चे सो गए क्या। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा इनमें से सभी आपका काव्य संग्रह आपका आगे जी का है। अब देखिए आगे का निधन कब हुआ था। तो आप जानते हैं कि 4 अप्रैल आपका 1987 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है आगे का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन बी है। अगला चैप्टर का नाम है एक वृक्ष की हत्या। क्या आगे बढ़े, लीजेंड बॉय। चलिए आप लोग शेयर करिए तो दबा के, अब बेल आइकन को दबाइए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। एक वृक्ष की हत्या, अगर थक गए हैं तो छोड़ दिया जाए। कितना देरी चला है अभी क्लास। चलिए आप लोग शेयर कर दें। आपका भी जो बच्चे हैं जुड़े हुए नहीं हैं, मात्र 4 पब्लिक देख रहे हैं। चलिए एक वृक्ष की हत्या की बात करते हैं। तो इसका क्वेश्चन देखेंगे आत्मजयी किसकी रचना है। तो आप जानते हैं कि इनका सही आंसर हो जाएगा कुमार नारायण, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है चक्रव्यूह की रचनाकार कौन है। तो वह है कुंवर नारायण, ऑप्शन बी ए होगा सही, याद रखिएगा ऑप्शन ए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूर से कौन ललकारता है। तो वह आपका चौकीदार यानी कि वृक्ष चौकीदार हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही होगा, वृक्ष चौकीदार। अगर यहाँ पर आपका वृक्ष न रहता तो आपका चौकीदार खाली होगा जी, याद रखना है वृक्ष चौकीदार। अगला प्रश्न है कवि के अंदेशों में कौन था। तो जानी दुश्मनी था, एक जानी दुश्मनी, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था। तो आप जानते हैं कि किस शहर में हुआ था। तो लखनऊ में हुआ था, ऑप्शन आपका सी सही है।
अब देखिए, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है, तो वह सोचता यही है कि आपका मनुष्य निरंतर असभ्य होते जा रहा है। आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था आपका 1927 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है 29 सितंबर को। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। कुंवर नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वह जो पुरस्कार था वह था, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार और प्रेमचंद पुरस्कार, दोनों से, यानी ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आत्मजयी। अगला प्रश्न है, कवि को वृक्ष कैसा लगता है, तो वह लगता है बूढ़ा चौकीदार की तरह लगता है, याद रखना है ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बड़े चौकीदार यानी बूढ़े चौकीदार हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही होगा जी। कवि ने घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा, तो वही बूढ़ा चौकीदार, याद रखना है, आपका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उसको देखिएगा। कुंवर ने यानी कि कुंवर नारायण ने लिखने की शुरुआत कब से की थी, तो वह जो आपका किए थे 1950 ईस्वी के आसपास, याद रखना है ऑप्शन बी। एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है, तो आप जानते हैं कि एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है, तो पर्यावरण से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं, तो किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं, तो आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा, वो मानवता की रक्षा की बात करते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा मानवता की रक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, ऑप्शन आपका क्या है, तो सी सही है। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह का क्या नाम है, तो वह नाम है आपका काव्य संग्रह आत्मजय चक्रव्यूह परिवेश, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आंकड़ों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है, तो आंकड़ों के जो आसपास है कहानी संग्रह है, याद रखना है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण का समीक्षात्मक पहलू है, जी हाँ, याद रखिएगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा उसको आपको बताना है, तो वह सही आंसर रहेगा आज और आज से पहले, ऑप्शन बी के साथ चलेंगे जी, याद रखना है ऑप्शन बी। वर्दी कौन सा कारक है, याद रखिएगा, वर्दी कौन सा कारक है, तो वह है आपका करण कारक, याद रखिएगा, आपको सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, धूप कौन सा कारक है, तो याद रखिएगा, तो धूप जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अधिकरण कारक, ऑप्शन आपका चलिए इसका धूप में क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिकरण कारक होगा जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किससे कहा था, तो याद रखना है, तो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा था, ऑप्शन आपका सी सही है। आपका चैप्टर है हमारी नींद, क्या हमारी नींद चले, क्या आज को यहीं छोड़ देते हैं शायद और आगे बढ़ें। चलिए अब कल देखेंगे। चलिए सुबह में आपकी क्लास चलेगी, आपका जो हमारे नींद से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल सुबह। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, शुभ रात्रि सभी को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब भी करवाएं, दोस्त यार फ्रेंड जो भी हैं उनको से, ताकि आगे से और आपको बढ़िया कंटेंट ला सकूं। चलिए आज की क्लास इतना ही रखते हैं।
इतना ही रखें कि और आगे बढ़ें? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए।